हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आज हम सेंटर ऑफ मास का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने डिफरेंट कॉमन ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया था। फिर हमने कैविटी प्रॉब्लम डिस्कस की थी। कैविटी से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे। तो कुछ एक क्वेश्चन और है जो हम ट्राई करेंगे, फिर हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास में। तो क्वेश्चन इज we have to find center of mass। अब सेंटर ऑफ मास में भी हमने x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास, उसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने, पोजीशन कैलकुलेट करनी है ऑफ द रिमेनिंग, एक हमारे पास डिस्क होगी, ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। आप डायग्राम देखिए कैसे है बेटा। ये हमारे पास कोई जनरल एक्सिस मान लीजिए, इस तरीके से हमारे पास जो है एक मैं डिस्क बना देता हूं, जो कि ये पोर्शन होगा, ये फील्ड मास का होगा, ठीक है। ये एरिया आप ये पोर्शन मान लीजिए जिसमें मास फील्ड है, ओके। और इवन कुछ पोर्शन जो रहता है वो मासलेस रहता है, ठीक है। इस तरीके से आप एज्यूम कर लीजिए। ये हमारे पास एक डिस्क है जिसमें कि ये रीजन जिसमें मास फील्ड है और ये जो हमारे पास पोर्शन है ये अनफिल्ड है। इसमें जो ये मासलेस एरिया में बोलूँगा, ये वाला जो पोर्शन अगर मैं बात करूँ, ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या है बेटा, ये जो अगर ऑब्जेक्ट है इसका अगर हमने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, उसमें भी हम बोल रहे हैं कि वी हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ठीक। तो पहली बात तो हम लोग अगर इसमें देखें तो इसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट हमें ये सिमेट्रिक लग रहा है, जितना मास इस तरफ है उतना ही मास इस तरफ है। तो अगर मैं इसको रेफरेंस लूँ तो ये तो सिमेट्रिक है। अगर वाई एक्सिस सिमेट्रिक है तो कहने का मतलब एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, 0 हो गया। ये तो क्लियर है। अब मैं इसी डिस्क को ज़रा इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। पहली हमारे पास ये डिस्क है इस तरीके से, जिसकी रेडियस कितनी है, गिवन है बेटा। ये आउटर रेडियस R2 मान लीजिए, इनर रेडियस R1 मान लीजिए। तो आउटर रेडियस मेरे पास कितनी गिवन है, R2 गिवन है। और हमें पता है वाई सेंटर ऑफ मास, अगर ऐसी डिस्क हमारे पास हो तो सेमी सर्कुलर डिस्क का कितना था वाई सेंटर ऑफ मास, वी हैड कैलकुलेटेड इट, दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 4r/3π, ऐसे ही था। तो हमारे पास रिजल्ट हुआ 4r2/3π, 4r2/3π। एक तो ये डिस्क आगे जो आउटर डिस्क है, प्लस मैं इसको यहाँ पे लूँगा जो दूसरी डिस्क मेरे पास है जिसका मास नहीं है, मासलेस जो मेरे पास ये रीजन है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है R2। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए, y2 पे होना चाहिए, सेम 4r1/3π, यस और नो, 4r1/3π। तो मेरे पास जो y सेंटर ऑफ मास होगा उसका जनरल फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहेगा, y सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि इन दोनों के केस में देखिए जैसे हमने देखिए जैसे हमने कैविटी में किया था, नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट लिया था, तो यहाँ पे अगर हम मास के कॉन्सेप्ट में ना जाते हुए एरिया के कॉन्सेप्ट में जाए, दूसरा इसका शॉर्टकट जो तरीका रहेगा वो रहेगा a1y1 माइनस a2y2 डिवाइडेड बाय व्हाट, a1 माइनस a2। ये तरीका भी इसको सॉल्व करने का रहेगा जहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी हो। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। मेरे पास फर्स्ट एरिया, इसका एरिया क्या रहेगा, πr1²/2, यस a1, y1 क्या हुआ, 4r2/3π माइनस a2 विल बी
पाई r1 स्क्वायर बाय 2 इंटू 4r1 बाय 3 पाई डिवाइडेड बाय व्हाट a1 माइनस a2 पाई r1 स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई r2 स्क्वायर बाय 2। यस और नो, ये होगा। यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया आपने। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करना चाहे तो डायरेक्टली वाई सेंटर ऑफ मास यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। जहाँ पे अगर जाना चाहो तो आप मास के केस में भी जा सकते हैं, जैसे m1y1 माइनस m2y2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, तो वो भी पोर्शन है। बट जबकि हमारे पास सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस और x एक्सिस के अबाउट हमने क्या निकालना है, इसका सेंटर ऑफ मास अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, अब देखिए y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो x सेंटर ऑफ मास 0, और अगर हम इससे रेफरेंस के अबाउट बात करें, अगर ये रेफरेंस हम ले फॉर y सेंटर ऑफ मास, तो मेरे पास एरिया के केस में ये तरीका रहता है और बड़े आराम से यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ज्योमेट्री, सेंटर ऑफ मास ऑफ ज्योमेट्री शोन इन द फिगर। एक फिगर हमारे पास गिवन होगी, एक स्फीयर हमारे पास गिवन है, कैसा, सॉलिड स्फीयर। ठीक, अब इसमें भी अगर हम देखें तो एक पोर्शन, ये रीजन जो है यहां से कैविटी यहां पे बनी हुई है जिसकी रेडियस कितनी है, अगर इसकी रेडियस देखोगे a, और सेंटर से यहां तक की टोटल डिस्टेंस, सेंटर से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है b, आप मान के चलिए। ओके, तो इसका हमने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। देखिए बेटा, अगर मैं इसके केस में बात करूं तो आप अगर थ्रू सेंटर अगर पास करोगे इस एक्सिस को, ठीक है, और इसके अबाउट अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जो सॉलिड स्फीयर है ये एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो बाय सिमेट्री मेरा जो y सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, कहने का मतलब देखो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो जितना मास ऊपर उतना ही मास नीचे होगा। अब हमें दूसरी बात क्या गिवन है, देखो इसकी रेडियस कितनी है, r है, ये रेडियस है, ये तो हमें लग गया पता, x एक्सिस के अबाउट क्या है, ये सिमेट्रिक है तो y सेंटर ऑफ मास 0 होगा। अब इसके अबाउट अगर मैं इसको क्या मानूं, रेफरेंस मानूं, ठीक है, अगर मैं इसको रेफरेंस मानूं तो मेरे पास अब देखिए x सेंटर ऑफ मास क्या होगा। x सेंटर ऑफ मास सीधा तरीका, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है एरिया का फॉर्मूला लगे, यहाँ पे हमें मास के कंसेप्ट से ही जाना पड़ेगा। 3 डायमेंशनल है, वॉल्यूमेट्रिक है, ठीक है, तो m1x1 माइनस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, यही रहेगा नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट। m1 मान लेते हैं टोटल मास, क्या, टोटल मास ऑफ द गिवन स्फीयर, m1 इज द टोटल मास ऑफ गिवन स्फीयर। ओके, सेकंड मान लेते हैं m2 क्या है, मास ऑफ द कैविटी, क्या है, m2 है मास ऑफ कैविटी, जिसकी रेडियाई कितनी, रेडियस कितनी है, a है, ठीक है, ऑफ रेडियस स्मॉल a, ठीक है जी। अब देखो दूसरी बात हमें ये समझनी है, जो डेंसिटी है, मास डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि यूनिफॉर्म है तो डेंसिटी भी इक्वल होगी, ठीक। अब डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमारे पास सॉलिड स्फीयर है तो मेरे पास हुआ मास ऑफ द कंप्लीट गिवन स्फीयर, जो डेंसिटी होगी गिवन स्फीयर की वही डेंसिटी होगी इस कैविटी की, यस और नो। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, m2 अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई
ए क्यूब, यस और नो, 4/3 पाई 4/3 पाई, ये कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे आराम से वैल्यू आ जाएगी m2 की। m2 कितना आएगा? m2 अगर आप कैलकुलेट करोगे दैट कम्स टू बी इक्वल ma क्यूब, यस ma क्यूब बाय r क्यूब, यस और नो, आएगा बेटा। अब अगर मैं इसके केस में देखिए ना, ये अगर मेरे पास रीजन है फॉर m1, अगर मैं पूरे स्फेयर की बात करूँ तो उसके लिए तो मेरे पास जो x1 है वो कितना आएगा? 0 आएगा। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ इसके लिए x1 तो 0 आएगा, जबकि x2 मेरे पास कितना है? x2 मेरे पास है स्मॉल v, यस और नो। तो मैं वैल्यू पुट करूँ, अगर यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूँ तो क्या आएगा? एक सेंटर ऑफ मास आएगा m1x1, m1x1 माने m इंटू x1, x1 कितना आया? 0। अब माइनस ऑफ m2, m2 कितना आया बेटा? माइनस ऑफ ma क्यूब बाय r क्यूब इंटू x2, x2 कितना है? b डिवाइडेड बाय m माइनस ma क्यूब बाय r क्यूब, ये आया। ठीक, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, देखो m तो कैंसिल हो जाएगा, मुझे लगता है ये टोटल वैल्यू आएगी a क्यूब b अपॉन, आपके पास एलसीएम आया r क्यूब, आपके पास आया r क्यूब माइनस a क्यूब, r क्यूब माइनस a क्यूब। क्या है फॉर्मूला? सॉल्व करके a क्यूब b डिवाइडेड बाय r क्यूब माइनस a क्यूब कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों अभी तक तो हमने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लिया था। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, बेसिक फॉर्मूला वही है, तरीका वही है। जैसे हमारे पास r सेंटर ऑफ मास क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था? समीशन ऑफ एम आई आर आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एम आई। ठीक है, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, जितने भी पार्टिकल आपके पास थे। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, क्या पोजीशन को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी, दैट विल बी dr सेंटर ऑफ मास बाय dt, यस और नो, फॉर्मूला आएगा। ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपके पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा समीशन ऑफ, ठीक है, आपके पास आया समीशन ऑफ m i dr i बाय dt, यस, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ m i, यही आएगा जो कांस्टेंट टर्म है डिफरेंशिएशन से बाहर। तो dr बाय dt क्या देगा? ये वेलोसिटी देगा। तो एम आई वी आई डिवाइडेड बाय एम आई, यानी समीशन ऑफ एम आई वी आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एम आई, होगा नहीं होगा? तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हमारे पास आया? ये आया समीशन ऑफ एम आई वी आई वेक्टर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एम आई। देखो यहाँ पर भी हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना, पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यू लेनी है वेलोसिटी की, नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव लेनी है। साइन कन्वेंशन आपने ध्यान रखना है। देखिए सिमिलर केस है, जैसे हमारे पास एक सेंटर ऑफ मास होता था m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होता था। सिमिलरली हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, सेम वे, ठीक है, जैसे हमने पोजीशन वेक्टर निकाला था सेंटर ऑफ मास का। हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा? सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो? सीधे अगर मैं लिखूं तो समीशन ऑफ एम आई ए आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एम आई। यस और नो होगा? तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी हमारे पास अगर इस तरीके से लिखूं तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हुआ? वो हुआ m1
a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तरीका समझ रहे हो? अगर आप डायरेक्ट इसकी बात करें तो पोजीशन और वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो किसके, सेंटर ऑफ मास की, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा आप फील करोगे। पहला क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है 1 kg का, दैट इज ट्रेवलिंग फॉरवर्ड विद 2 मीटर पर सेकेंड। दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट है 2 kg का जो कि आगे ही मूव कर रहा है विद 1 मीटर पर सेकेंड। यस, तो मेरे पास क्या होगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? सिंपल फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखो यहाँ पे वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव होगी, तो m1 इज 1, वेलोसिटी इज 2 प्लस मास इज 2, वेलोसिटी इज 1 डिवाइडेड बाय टोटल मास इज 2 प्लस 1 दैट इज 3। यस, तो 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 4/3। कितना? 4/3 मीटर पर सेकेंड आया। इस तरीके से हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। देखिए बेटा, हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी v सच दैट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0। यानी ऑब्जेक्ट 1 kg का है, फॉरवर्ड मूव कर रहा है विद 2 मीटर पर सेकेंड। जो ऑब्जेक्ट 2 किलोग्राम का वो बैकवर्ड मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। तो हमें फाइंड आउट करनी है ये वेलोसिटी, जिससे कि हमें ये देखना है कि जो सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या रहे, वो 0 रहे। देखिए हमें ये तो फॉर्मूला पता है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हुआ, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये तो बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या रहेगा, मास तो 1 है, वेलोसिटी 2 है v1। अब देखिए प्लस m2 इज 2 kg। अगर हम लोग चेक करें वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में तो इसको माइनस v लिख दूँ, साइन कन्वेंशन जो मैंने बोला था। टोटल मास कितना आया, 3 आया, नहीं आया? तो देखिए मेरे पास ये आया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो 0 गिवन है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0, ये तो 0 गिवन है। दिस इज व्हाट, 2 प्लस माइनस 2v/3। सो 2 माइनस 2v विल बी 0, तो माइनस 2v विल बी इक्वल टू माइनस 2, v विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। देखो पॉजिटिव आया, कहने का मतलब देखो डायरेक्शन तो ऑलरेडी आप कंसीडर कर चुके हैं ना। अगर आप इसको प्लस यहाँ पे लिखते तो ये माइनस आता डेफिनेटली, ठीक है। तो इट्स 1 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन लेने हैं, अगर साइन कन्वेंशन नहीं लोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। यस, नेक्स्ट है हमारे पास, वी हैव टू फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या कैलकुलेट करना है, एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास का, ठीक। इस तरीके से पुली ब्लॉक सिस्टम हमारे पास है बेटा। इसके अबाउट हमारे पास 2 मासेस अटैच्ड है, एक 2 kg का है और एक 3 kg का है, ठीक। तो हमें कैलकुलेट करना है इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। पहली बात तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, हमें पता है ये डोमिनेटिंग फोर्स होगा। अगर जो 3g है वो डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि 3 × 10, देखिए इसका वेट 3 kg बॉडी का वेट ज़्यादा होगा, वो डोमिनेटिंग होगा, वो इसको नीचे खींचेगा एज कम्पेयर टू 2 kg। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन अपवर्ड होगी। क्लियर? तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज सिंपली द ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। यस और नो? अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ड्राइविंग फोर्स क्या होगी, 3 × g माइनस 2 × g, दिस इज द नेट फोर्स, 3g माइनस 2g डिवाइडेड बाय टोटल मास इज 3 + 2 5। यस और नो? आया, ये आया आपके पास। देखो 30 - 20 दैट इज 10 10/5, दैट इज अगर आप चेक भी करोगे ये आया g/5। g की वैल्यू अगर 10 भी पुट करोगे ना, दिस कम्स टू बी इक्वल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा बेटा। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बेसिक फॉर्मूला क्या रहेगा,
m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देखो यहाँ से अगर ये अपवर्ड जा रही तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ये डाउनवर्ड जा रही तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आया, पहले का मास कितना 2 और एक्सेलरेशन कितना है 2 आया बट पॉजिटिव। यस, अब देखिए प्लस m2a2, m2 कितना हुआ, मास सेकेंड का है 3 और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है -2 डिवाइडेड बाय टोटल मास हो गया 5। यस और नो। तो ये मेरे पास सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन कितनी आई 4 - 6 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज -2/5। यस और नो, -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन किस तरफ रहेगी, डाउनवर्ड रहेगी। क्लियर, डायरेक्शन भी हमारे पास यहाँ क्लियर होगी। समझ गए बात। देखिए बेटा, हमारे पास जब भी हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में अगर हम देखें तो बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ठीक। और उसमें अगर हम लोग देखें तो ये मान लीजिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक, इस तरीके से कोई भी। और यहाँ पे किसी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे मान लीजिए आयत पार्टिकल है, मान लीजिए ये आयत पार्टिकल है और ये मान लीजिए जेथ पार्टिकल है, ठीक है। कोई भी आप ये मान लीजिए फर्स्ट पार्टिकल, ये मान लीजिए सेकंड पार्टिकल, इसी तरह से n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें अगर मैं देखूँ तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स भी देखूँ तो जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इस पे लगा रहा है, ठीक है। तो इन जनरल जो नेट इंटरनल फोर्स है वो तो हमारे पास 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर किसी सिस्टम पे नेट हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जो इफेक्ट आ रहा है, मान लेंगे हम लोग जो है इस पे, मान लीजिए ये आयत फोर्स है, इसके ऊपर जेथ पार्टिकल क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है F/I ड्यू टू J, ठीक है। और अगर मैं इसी की बात करूं, इस पे ये तो इंटरनल फोर्स की बात करूंगा, दो तरह के ये तो फोर्सेस हमारे पास एक्ट करेंगे एक पार्टिकल पे, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। अब इंटरनल फोर्स मान लेते हैं, जैसे मान लो ये आयत है, ये जेथ है, ये आई पे लगा रहा है और जे आई पे लगा रहा है, ठीक। और दूसरा हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है किस पे, आई पे, ठीक। अब अगर हम बात करें, जैसे मैंने इसमें बात की 1 और 2 पे, जितना फोर्स 1 2 पे लगा रहा है उतना ही फोर्स 2 1 पे लगा रहा है, वैसे ही जितना फोर्स जे आई पे लगा रहा है उतना ही फोर्स आई जे पे लगा रहा है। तो नेट इंटरनल फोर्स तो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो जो हम बात करेंगे ऑन एंटायर सिस्टम, ऑन एंटायर सिस्टम जो हमारे पास नेट एक्सटर्नल फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वो होगा बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यस, तो मेरे पास m क्या है, आप इसको कैपिटल M लिखो, स्मॉल m लिखो, दिस विल बी द टोटल मास, m will be the total mass, this will be the acceleration of center of mass, yes, and this is what, this is the net external force on the system, this is what, net external force on the system, या तो हमें ये ध्यान रखना है इस केसेस में अगर एक्सटर्नल फोर्स ही 0 हो जाए तो हमारे पास क्या केस आएगा। तो हम लोग डिफरेंट केसेस इसके ऊपर बेस्ड स्टडी करेंगे। तो पहला काम तो इंटरनल फोर्स हमने 0 मान लिया, दूसरा एक्सटर्नल फोर्स की सिचुएशन देखेंगे वेदर इट इज एक्टिंग और नॉट। अब देखो पहला केस, इसमें भी अगर मैं बात करूं, देखिए अगर एक्सटर्नल फोर्स मेरे पास क्या हो 0 हो, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो 0 हो। पर अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, एक्सेलरेशन 0 हो, इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी भी 0 ही हो। एक्सेलरेशन 0 हो सकती है पर जरूरी नहीं है वेलोसिटी भी 0 हो। इसके दो केसेस हम पढ़ेंगे। तो केस 1 हमारे पास रहेगा इफ इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो, वो अगर 0 हो, अगर ये 0 हो तो ही हमारे पास, ठीक है, क्या मतलब अगर सेंटर ऑफ मास क्या था, वॉज एट रेस्ट, वॉज
एट रेस्ट इनिशियली। अगर ये पॉसिबिलिटी थी तो मेरे पास अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था यानी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगी। अगर इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या थी, 0 थी। दिस विल बी एट ऑल इंस्टेंट्स, दिस विल बी एट ऑल इंस्टेंट्स। तो कहने का मतलब सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव एट ऑल। सो सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव एट ऑल, सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव एट ऑल अगर हमारे पास इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था। ओके, तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, फिर हम सेकेंड सिचुएशन पढ़ेंगे जिसमें अगर वेलोसिटी उसकी 0 ना हो तो क्या होगा। हमारे पास क्या है बेटा, एक बॉय और एक बैलून है, यानी बॉय प्लस बैलून सिस्टम है। एक लड़का है जिसने बैलून पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। बॉय प्लस बैलून सिस्टम स्टेज एट रेस्ट, स्टेज एट रेस्ट initially, then determine displacement of balloon, then determine displacement of balloon as boy climbs up, as boy climbs up, ठीक, to the point where thread is tied, to the point where thread is tied to balloon, where thread is tied to balloon। या मान लेते हैं ये बैलून है, ठीक है, ये बैलून मान के चलते हैं और यहाँ पे ये टाइड है विद अ थ्रेड, और यहाँ नीचे क्या है, कोई लड़का, ठीक है, इस बैलून को पकड़ के बैठा हुआ है और इस बैलून का जो मास है वो 10 kg है, ये हमारे पास गिवन है, और इस लड़के का मास कितना है, 40 kg है, इस लड़के का मास 40 kg है। और धीरे धीरे क्या कर रहा है ये लड़का, ऊपर, ठीक है, इस बैलून को, बैलून के वो साथ साथ जो है क्लाइंब करना शुरू कर रहा है, और ये क्या करता जाएगा, ये नीचे आता जाएगा, ये ऊपर जाता जाएगा। बैलून नीचे की तरफ मूव करेगा, लड़का ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो हमारे पास बोलते हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बैलून, भाई कितना डिस्प्लेस करेगा, ठीक। अगर मैं इसको रेफरेंस मान के चलूँ, लड़के को अगर रेफरेंस मान के चलूँ, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 10 मीटर गिवन है लड़के और बैलून के बीच, तो मेरे पास देखिए, अगर ये हमारे पास रेफरेंस है, इसके अबाउट अगर मैं देखूँ तो मेरे पास वाई सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, वाई सेंटर ऑफ मास आएगा m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, बेसिक फॉर्मूला, फंडामेंटल। अब अगर ये रेफरेंस है तो इसके कंपैरिजन में मास m1 40, y1 0, इसके लिए इसके रिस्पेक्ट में y1 0 प्लस m2 10, y2 यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी, ये भी 10, और टोटल मास कितना है बेटा, 10 प्लस 40 50। यस, तो मेरे पास कितना है, वाई सेंटर ऑफ मास आया 100/50, दैट इज 2 मीटर, यानी 2 मीटर पे इसकी क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक। अब अगर मैं बात करूं, सपोज हम ऐसा करते हैं, ये तो एक पहला केस था जिसमें हमारे पास इसकी जो वाई सेंटर ऑफ मास यानी डिस्प्लेसमेंट, लड़का कितना जो है अपनी पोजीशन से अगर शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, तो जो वाई सेंटर ऑफ मास आएगा यहाँ से ऊपर 2 मीटर पे आ जाएगा। अब अगर मैं सेकेंड सिचुएशन देखूँ जिसमें कि मान लेते हैं कोई ऐसा पॉइंट है, यहाँ तक ये लड़का पहुँच जाता है और बैलून नीचे आ रहा है, नीचे आ जाता है, मान लेते हैं कुछ
एक्स डिस्टेंस बैलून नीचे आ गया, कुछ एक्स डिस्टेंस बैलून नीचे आ गया। अगर मैं इसको रेफरेंस मान के चलूँ, इसको अगर हम रेफरेंस मान के चलें, और यहाँ से रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी रही? अगर ये x आया तो रिमेनिंग रही 10 माइनस एक्स, यस और नो? तो अब उस केस में कैसे हमारे पास सिस्टम बनेगा? अगर इसको मैं रेफरेंस फ्रेम मानूं, तो इस केस में टोटल मास कितना है बेटा? टोटल मास मेरे पास हुआ 50, ठीक है। अब देखिए इसके केस में मेरे पास y डैश सेंटर ऑफ मास क्या आया? ये आया टोटल मास m 50। यहाँ पे अगर ये दोनों, क्योंकि ये नीचे से ऊपर गया और बैलून ऊपर से नीचे आया, ठीक। पर्सन जो लड़का है वो ऊपर आया, बैलून नीचे आया, और इस पॉइंट पे अगर ये इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टोटल मास तो 50 है, और इस रेफरेंस फ्रेम से कितनी डिस्टेंस ये ऊपर आया? दैट इज 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल मास इज 50, तो मेरे पास ये बचा 10 माइनस एक्स। अब देखो सेंटर ऑफ मास तो शिफ्ट नहीं करेगा इन जनरल, जो हमारी कंडीशन है, अगर जो है ये किस पे हो? रेस्ट पे हो, तो जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, विच इम्प्लाइज जो वाई सेंटर ऑफ मास है वो बराबर वाई डैश सेंटर ऑफ मास होगा। कहने का मतलब ये जो मेरे पास 2 आया था, ये जो वैल्यू आई थी 2, दिस विल बी इक्वल टू 10 माइनस एक्स, यस और नो? तो मेरे पास यहाँ से x कितना आया? x आया मेरे पास 10 माइनस 2, दैट इज 8 मीटर। तो कहने का मतलब x क्या था? x था बैलून की डिस्प्लेसमेंट। ये ऊपर से नीचे कितना आया? ये आया 8 मीटर, यस और नो? और जबकि मेरे पास y सेंटर ऑफ मास क्या था? नीचे से ऊपर शिफ्ट कितना गया था? 2। तो टोटल अगर हम देखें एज अ होल, अगर हम फील करें तो जो पोजीशन थी सेंटर ऑफ मास की वो तो फिक्स थी। कहाँ? नीचे से 2 मीटर, ऊपर से 8 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल, इधर आप ऐसे करें, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट ए स्पीड of 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री above the ground, either above the horizontal, ठीक, ये बात लिख दी। एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या हुआ? एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या हो गया? द प्रोजेक्टाइल ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स, द प्रोजेक्टाइल breaks into 2 parts, और वो 2 पार्ट्स किस रेशो में है? ऑफ मास रेशो 3:1। किस रेशो में? आप 3:1 लिखो या 1:3 लिखो, 1:3 इस फॉर्म में। पहला पार्टिकल जिसका मास, अगर मान लीजिए 4m उसका अगर मास है टोटल, तो उसमें से 1m, m एक हो गया, 3m अलग हो गया, ठीक है, 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। द लाइटर जो पार्ट है, द लाइटर पीस कम्स टू रेस्ट, लाइटर पीस कम्स टू रेस्ट, उसी टाइम ये रेस्ट पे आ जाता है। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्चिंग, ठीक, पॉइंट टू द पॉइंट वेयर द हैवियर पीस लैंड्स। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट to the point where heavier piece land, ठीक।
अब हमारे पास हो क्या रहा है, अगर हम लोग देखें तो इस तरह से अगर प्रोजेक्टाइल हमारे पास यहाँ से प्रोजेक्ट की जा रही है विथ हाउ मच 100 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से अगर हम इसको लॉन्च कर रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, तो क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं जो है मूव तो कर जाएगी, ठीक इस तरीके से ये मूव तो करेगी जाएगी। और एट हाईएस्ट पॉइंट, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, मान लीजिए अगर देखो 1:3 है तो टोटल मास अगर 4m था तो उसमें से ये 2 हिस्सों में बंट गया, एक m में और एक 3m मास में। यस, और हमें ये देखना है, देखो m तो जो स्मॉल मास है ये तो रेस्ट पे आ गया बोलते उसी टाइम, हमें ये इसका पता करना है कि ये कहाँ तक गया होगा, ठीक है, ये कहाँ तक लैंड कर गया होगा। अब पहली बात हमें एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है, देखिए बेटा कोई एक्सटर्नल फोर्स तो यहाँ पे एक्ट नहीं कर गया, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो एक्ट नहीं किया ना, जो भी एक्सप्लोजन इसमें वो हुआ ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। अगर एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे 0 है तो एक्सेलरेशन इसको 0 होगी, और अगर सेंटर ऑफ मास इसका सिंपली रेस्ट पे था तो जो इसका ओरिजिनल पाथ होगा वो ओरिजिनल पाथ तो कुछ ऐसे ही होगा, इस तरीके से। एक्चुअल जो मेरे पास रेंज आएगी वो तो यही आनी थी बेटा यहाँ तक, और यहाँ पे अप टू रेंज r/2, ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे ना हम इसकी, अगर ये डिस्टेंस r/2 वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम हाइट करेंगे, ये हमें क्लियर है। हमें नहीं पता जो हैवियर मास है वो कहाँ गया, मान लेते हो उसको x, किस पे मान लेते हैं, x पे मान लेते हैं। और अगर बेटा हम इसके रिस्पेक्ट में रेफरेंस फ्रेम ले, अगर इसको हम क्या माने, रेफरेंस फ्रेम माने, तो मेरे पास x सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, अगर y के रिस्पेक्ट में हम ले तो x सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, ये आएगा m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आएगा। बेसिक फॉर्मूला तो यही है। अब देखो मेरे पास जो m है, ये जो पहला मास है वो तो स्मॉल m है, हमारे पास डिस्टेंस इसके तो फिक्स्ड है ना कि यहाँ पे ही एट हाईएस्ट पॉइंट पे ही रेस्ट पे आ रहा है, मतलब ये तो एट r/2, तो मेरे पास आया m इंटू r/2 प्लस m2 कितना रहा, m2 रहा 3m इंटू x, मुझे नहीं पता ये x कितना है, ये x कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मास इज 4m। यस, अगर हम देखें तो m तो कैंसिल हो जाएगा, m विल गेट कैंसिल, तो रिमेनिंग टर्म मेरे पास x सेंटर ऑफ मास क्या है, x सेंटर ऑफ मास तो बेटे यही होगी ना, कितनी, r के बराबर, जो रेंज है इस प्रोजेक्टाइल की। तो ये तो मैं लिख सकता हूँ r, दिस कैन बी रिटन एज r/2 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 4, r/2 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, 4r विल बी इक्वल टू r/2 प्लस 3x। यस, तो यहाँ से मुझे x निकालना है, तो मेरे पास क्या आया, यहाँ से आया 3x एज इट इज, 3x एज इट इज 4r माइनस r/2, तो ये एलसीएम आया 2, तो 4 2 जार 8, 8r माइनस r दैट इज 7r/2, 7r/2। तो x कितना आया, x मेरे पास आया सिंपली 7r/6, 3 2 जार 6, अपने आप आ जाएगा x की वैल्यू। अब हमें बेसिक फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल का अगर याद होगा, रेंज का फॉर्मूला क्या था, रेंज हमारे पास थी u² साइन ऑफ 2θ डिवाइडेड बाय g, यही है फॉर्मूला। तो x अगर आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, देखो यहाँ से रेंज की वैल्यू देखो, u आपको पता है 100 मीटर पर सेकेंड, थीटा हमारे पास कितना है 37 है, ठीक, तो g हमारे पास देखिए g की वैल्यू आपको पता है, तो यू कैन सॉल्व इट। आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी x की, सॉल्व करके जब आप r वैल्यू पुट करोगे ना यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ से, तो आपके पास x की वैल्यू लगभग इतनी आती है, सॉल्व कर लेना 1120 मीटर। ये आपका होमवर्क है, इसको ट्राई कर लेना आपने। अब बच्चों हमारे पास सेकंड केस आता है, अगर
एफ नेट जो एक्सटर्नल फोर्स था, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो मेरे पास है, अगर वो 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 थी। इसी में ही अगर इनिशियली जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की वो 0 ना हो, इफ इनिशियली वी सेंटर ऑफ मास अगर 0 ना हो, यानी रेस्ट पे ना हो, तो एक्सेलरेशन 0। तो एज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, तो मेरे पास अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी ना, dv/dt इक्वल टू 0। यानी जो इनिशियल वैल्यू है वही वैल्यू कंटिन्यू रहेगी। इस केस में हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास कीप्स मूविंग एट द सेम स्पीड, सेंटर ऑफ मास विल कीप मूविंग एट द सेम स्पीड, या यस। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेटा मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल motion of system of particles such that center of mass does not move। ठीक है, अगर center of mass जो है ठीक, तो देखिए अगर हमारे पास बेटा ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम पे हमारे पास 2 मासेज हैं, ठीक है, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, इस तरीके से 2 मासेज हैं। मान लेते ये मास m1 है, ये मास m2 है, और दोनों के बीच सेपरेशन कितनी है, d है। क्या है, d है। और ये मान लीजिए इनका सेंटर ऑफ मास था, जो पोजीशन थी सेंटर ऑफ मास की। अगर हमारे पास ये पार्टिकल मूव कर रहा है थ्रू डिस्प्लेसमेंट x1 और ये पार्टिकल मूव कर रहा है विद डिस्प्लेसमेंट x2, देन व्हाट, फिर हमारे पास जो है कैसे सेंटर ऑफ मास जो है बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, इफ m मूव्स ऑन राइट बाय x1, आइदर आप लिखो इफ m1 मूव्स ऑन राइट साइड बाय x1, ठीक, बाय व्हाट डिस्टेंस, तो ये कितना मूव करें सो दैट ये जो सेंटर ऑफ मास ये फिक्स्ड रहे। कहने का मतलब अगर मेरे पास ये जो मास m1 है, अगर ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स राइट, तो ऑब्वियसली कुछ तो चेंजेस आने सेंटर ऑफ मास में। तो बोलते जो मास m2 है ये कितना मूव करे टूवर्ड्स लेफ्ट सो दैट सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज ना करें। ठीक, सो हमें लिखना है बाय व्हाट डिस्टेंस should m2 move in order to balance the either to keep the center of mass at सेम प्लेस। ठीक, कैसे करेंगे, देखिए बेटा अगर मैं इसको रेफरेंस मानूं तो मेरे पास क्या होगा, इनिशियली m1 क्या होगा, m1 इज एट 0 0, ये हमारे पास ओरिजिन पे होगा, और m2 कहाँ होगा, m2 इज एट x, कितनी डिस्टेंस है, ये d है, तो x एक्सिस में d, y एक्सिस में 0। तो लेटर अगर मेरे पास क्या हुआ, अगर m1 क्या कर रहा है, m1 इज एट, अगर ये x1 पोजीशन पे आया, ठीक है, y में तो 0 है, तो मेरे पास m2 कहाँ होगा, m2 इज एट, तो ये d माइनस x2 होगा, नहीं होगा, इट विल बी d माइनस x2 0। यस और नो, मैं ठीक बोल रहा हूँ, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। मेरे पास x सेंटर ऑफ मास क्या आया, x सेंटर ऑफ मास आया m1 x1
है ना। फर्स्ट केस में हमारे पास जो वैल्यू थी m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू डी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये सिचुएशन थी फर्स्ट। ये बराबर होगी किसके, m1 x1 प्लस m2 d माइनस x2, यस और नो, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बोलिए ये इक्वेशन आएगी या नहीं आएगी, क्लियर। यहां से अगर हम देखें तो अगर आप इन दोनों को रिलेट करेंगे तो क्या आएगा, मेरे पास आएगा आपके पास m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, m2d, जो ये टर्म बची m1 0 तो 0 हो गया, m2d दैट विल बी इक्वल टू m1 x1 प्लस m2d माइनस m2 x2। बोलिए ये इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो m2d कैंसिल हो जाएगा, तो m1 x1 दैट शुड बी इक्वल टू m2 x2। यस, ये तरीका रहेगा इन ऑर्डर टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट सेम पोजीशन, क्लियर। तो बच्चों इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, इनको अगर आप ट्राई करेंगे बहुत अच्छे से आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। इफ मैन walks to the other end of the platform, to the other end of the platform, फिर determine the displacement of platform, we have to determine the displacement of platform। दो तरीके से करेंगे हम, पहले जो इसका ट्रेडिशनल तरीका है, लॉन्ग वे जो इसका रहेगा, मान लीजिए ये हमारे पास क्या गिवन है बेटा, एक प्लेटफॉर्म गिवन है, ठीक, और इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म है, ठीक। इस प्लेटफॉर्म का अगर मास देखिए ये 20 kg है, कितना है 20 kg है, और ये जो इसकी सेपरेशन है ये 5 मीटर है, और यहाँ पे एक पर्सन इसके ऊपर खड़ा है जिसका मास 80 किलो है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर मैन यहाँ से कहाँ चला जाए, इधर चला जाए, तो डेफिनेटली जब ये मूव करेगा इस तरीके से आगे, तो ये प्लेटफॉर्म को बैकवर्ड पुश करेगा, कुछ तो फ्रिक्शनल फोर्स इनके ऊपर लगेगा। तो बोलते कितना डिस्प्लेस जो है हमारे पास प्लेटफॉर्म होगा। तो अगर हम मेथड देखें फर्स्ट, ठीक है, कुछ अगर हम मान के चलें, अगर इसके रेफरेंस में, अगर हम इसको रेफरेंस मान के चलें, इसको हम रेफरेंस मान के चल रहे हैं, तो इस केस में अगर हम देखें तो x सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2, यस और नो। अगर मेरे पास m2 की बात करूंगा तो m2 मेरे पास क्या होगा, ये पूरा प्लेटफॉर्म ना, m1 मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास, ये पर्सन है जिसका मास 80 kg, ठीक। अब इसके रिस्पेक्ट में तो m1 80, x1 0 हो जाएगा, प्लस अब देखो मेरे पास ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेटफॉर्म है, इसका सेंटर ऑफ मास मेरे पास कहाँ होगा, सेंटर पे होगा ना, यहाँ पे लाई करेगा। तो मेरे पास m2 कितना 20, x2 कितना 5/2, यस और नो, और टोटल मास कितना हुआ 100, 80 प्लस 20 100। तो मेरे पास कितना बचा, ये हुआ बेटा 20 इंटू 5 दैट इज 100 इंटू 1/2/100 दैट इज 1/2। तो यानी एक सेंटर ऑफ मास कितना हुआ, हाफ जो है ये बैकवर्ड हो जाएगा। अब देखो इसी सिचुएशन में अगर हम यही रेफरेंस फ्रेम मान के चले, और अगर ये मान के चलते कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये कुछ इतना मेरे पास शिफ्ट कर गया, ठीक है, मान लेते हैं इतना ये शिफ्ट कर गया, ठीक, और पर्सन कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पहुंच गया है, एक एंड से दूसरे एंड पहुंच गया है, ठीक। मान लेते हैं ये x डिस्टेंस पीछे गया, x डिस्टेंस ये
पीछे गया और रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी रही, l माइनस एक्स। पर्सन जो मेरे पास है ये कहाँ पे रहा, l माइनस एक्स पे रहा ना, इस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, यस और नो। तो मेरे पास सेंटर ऑफ मास तो इसका तो बिल्कुल वही सेंटर पे था इन जनरल, जिसका मास कितना है 20 kg और इसका मास कितना है 80 kg। इसके रिस्पेक्ट में देखें, अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस को अगर हम रेफरेंस फ्रेम माने तो उस केस में एक्स सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, एक्स डैश सेंटर ऑफ मास में लिखूंगा, ठीक। m1 x1, m1 ये 80 है, x1 कितना है मेरे पास बेटा, वो है l माइनस एक्स, इसके रिस्पेक्ट में l माइनस एक्स, ठीक। प्लस m2 इज 20 पर कितना 20, ये हुआ टोटल कितनी डिस्टेंस है बेटा इसकी सेंटर ऑफ मास से, अगर मैं रेफरेंस देखूं तो ये है l/2, ठीक। तो l/2 माइनस एक्स, देखो ना ये टोटल डिस्टेंस कितनी रहेगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी रहेगी, देखो टोटल l/2 माइनस एक्स, टोटल हाफ में से x घटा दो, l/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 100। फिर से इसको सॉल्व कर दीजिए, ये x डैश और सिंपल सी बात है ना, हमारे पास अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो, ठीक है, इनिशियली तो मेरे पास क्या होने वाला है, ये तो चेंजेस नहीं आने वाले। इस केस में मेरे पास जो x सेंटर ऑफ मास है वो बराबर x डैश सेंटर ऑफ मास होगा। कहने का मतलब ये जो x डैश सेंटर ऑफ मास है ये हाफ के बराबर होगा, नहीं होगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास अपने आप इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी बहुत सिंपल वे में, अगर आप देखोगे। पर इसका दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या है, इसका दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या है, ये तो लॉन्ग वे है, लॉन्ग मेथड है, आराम से आप डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। पर अगर इसी को ही आप चेक करें, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम क्वेश्चन है, ये हमारे पास प्लेटफॉर्म है 20 kg का और ये ऑब्जेक्ट 80 kg का, ये मूव कर रहा है उस तरफ। हमें क्या करना है, हमें यही देखना है ना कि भाई ये जो है अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है तो कितना ये शिफ्ट करेगा इधर को, सो दैट सेंटर ऑफ मास की पोजिशन चेंज ना हो। तो क्या हमने तरीका निकाला था, m1 x1 शुड बी इक्वल टू m2 x2, यस और नो। तो अगर मेरे पास इस केस में मान लेते हैं ये x डिस्प्लेस कर जाता है, अगर मेरे पास जो है पर्सन, देखिए मेरे पास ये पर्सन यहाँ पहुँच गया l माइनस एक्स डिस्टेंस पे और जो है ये x डिस्टेंस इस पे, जनरल रेफरेंस फ्रेम ले लूँ, तो मेरे पास हुआ 80 इंटू x1, x1 इज l माइनस एक्स, टोटल l कितनी थी 5 थी ना, 5 मीटर, तो 5 माइनस एक्स, एक्स लो x1 लो, कुछ भी आपने x मानना है, यहाँ पे तो x मान लिया हुआ है, ठीक। 80 इंटू 5 माइनस एक्स दैट विल बी 20 इंटू एक्स, यस और नो, m2 x2। तो मेरे पास कितना आया, ये आया 400 माइनस 80x दैट इक्वल टू 20x, 400 माइनस 80x दैट इक्वल टू 20x, सो 400 विल बी इक्वल टू 100x। तो मेरे पास x कितना आया 4 मीटर, यस और नो। कहने के बाद ये सेपरेशन कितनी आएगी 4 मीटर आएगी। क्लियर, बहुत सिंपल तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। इस तरीके के और भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं बेटा। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास 2 केसेस हमने आज स्टडी किए जिसमें अगर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं कर रही हो और अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो तो एक्सेलरेशन अगर 0 हो तो उसके जो सब केसेस पड़े एट इनिशियली अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो तो क्या होगा, अगर सेंटर ऑफ मास कंटिन्यू मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v तो बोलते आफ्टर दिस इट विल कंटिन्यू इन इट्स रेगुलर मोशन, जो इसका मोशन रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव करेगा। अगर एक्सेलरेशन 0 हो, एक्सेलरेशन तब 0 होगी जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को रिवाइज करें। कहीं अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो अपने डाउट भेज सकते हैं।